Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to our last lecture of IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ये आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह। इसके अंदर जो है हम कंप्लीट कर लेंगे अपने तमाम टॉपिक्स को जो हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ने हैं। वैसे तो ये चैप्टर आगे काफ़ी लेंथी है और इसके अंदर पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और फिर उनका डिस्पोजल और फिर उनकी डेप्रिसिएशन और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन, ये तमाम टॉपिक्स भी हैं इस चैप्टर में, लेकिन वो तमाम हम फ़िलहाल छोड़ रहे हैं क्योंकि वो लाइव और 1-to-1 सेशन के अंदर लेक्चर्स के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं और समझ में आने वाले हैं। ऑनलाइन में जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ना आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, ना मैं सही तरीके से पढ़ा पाऊँगा। तो फिलहाल इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे डिस्पोजल पढ़ के। डिस्पोजल से क्या मुराद होता है, पहले हम ये देखते हैं। डिस्पोजल से मतलब ये है कि एक एसेट जो हमारे पास मौजूद है वो अपनी लाइफ मुकम्मल कर चुका है और लाइफ मुकम्मल करने के बाद अब उसने डिस्पोज ऑफ होना है। मिसाल के तौर पे एक मशीनरी परचेज़ की गई थी या एक गाड़ी परचेज़ की गई थी, उसकी लाइफ मिसाल के तौर पे 20 साल थी। 20 साल के बाद कंपनी जो है वो उसको सेकंड हैंड के तौर के ऊपर सेकंड हैंड मार्केट के अंदर एज अ यूज्ड इक्विपमेंट सेल कर देगी। जब कंपनी सेल करेगी तो उसके पास ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि रेजिडुअल वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ये हमने शुरू में डिटरमिन करते हैं। ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, अंदाज़ा होता है कि उम्मीद है कि 20 साल के बाद हमारा एसेट इतने का बिक जाएगा। एसेट जो है वो हमारा 10 साल के बाद या 20 साल के बाद इतने रुपए का बिक जाएगा। जितने का बिक जाएगा, जितने का हम सोचते हैं कि ये इतने का बिक जाएगा, वो अमाउंट क्या कहलाती है? उस अमाउंट को हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू, ठीक है, या रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, अब एसेट जब अपनी 20 साल तक लाइफ मुकम्मल कर चुका होता है तो उसकी वही अमाउंट बचती है, उस वक्त उसकी बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के ही बराबर हो जाती है, ठीक है। यानी उसकी जो वैल्यू है वो रेजिडुअल वैल्यू के ही बराबर होती है। क्या मतलब ये कि एसेट जब 20 साल तक अपनी लाइफ मुकम्मल कर चुका होता है, यानी हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर एक एसेट, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसेट काफ़ी अर्से पहले हमने परचेज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल $10,000 का, और उसकी आज 20 साल बाद $8,000 की डेप्रिसिएशन टोटल चार्ज हो चुकी है, यानी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 20 साल की उसकी लाइफ थी, तो उसकी सॉल्वेज वैल्यू यकीनन शुरू में भी 2,000 रुपये रखी गई होगी और अब भी 2,000 रुपये उसकी सॉल्वेज वैल्यू होगी। यानी 20 साल तक उसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कॉस्ट माइनस टोटल अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, ठीक है। तो 20 साल बाद जब एसेट अपनी लाइफ मुकम्मल कर लेता है तो उसकी नेट बुक वैल्यू बराबर हो जाती है सॉल्वेज वैल्यू के। ये कॉन्सेप्ट असल में आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा, अब बात यह है कि 3 सिचुएशन होती हैं। अगर मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि $10,000 का एक एसेट था, उसकी सॉल्वेज वैल्यू एस्टिमेट की गई थी $2,000, 20 साल उसकी लाइफ थी या 10 साल उसकी लाइफ थी, आसान करने के लिए हम कर लेते हैं 10 साल उसकी लाइफ थी। तो इसका मतलब यह है कि 10 साल के बाद उसको बिक जाना चाहिए उस एसेट को $2,000 का मार्केट के अंदर एज ए सेकेंड हैंड एसेट। लेकिन जब वो मार्केट में बिकता है तो ज़रूरी नहीं कि वो $2,000 का ही बिके, वो $2,000 से ज़्यादा का भी बिक सकता है और कम का भी बिक सकता है। अगर वो $2,000 से ज़्यादा का बिकता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को वो जो है वो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कंपनी ने जो है वो उसकी एस्टिमेट की हुई थी रेजिडुअल वैल्यू $2,000 और वो सेल हुआ $3,000 का, तो $1,000 का कंपनी को प्रॉफिट हो गया। और अगर कंपनी को मिसाल के तौर के ऊपर वो सेल होता है $1,500 का, इसका मतलब यह है कि $500 का कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है, ऑन डिस्पोजल ऑफ डेट नॉन करंट एसेट, ठीक है। अच्छा, अब देखें यही 3 सिचुएशंस यहाँ लिखी हुई हैं कि प्रोसीड्स का मतलब होता है कि कैश को किसी भी एसेट को सेल करने पर जो कैश वसूल होता है उसे हम प्रोसीड्स कहते हैं। यानी किसी भी एसेट को जब सेल करेंगे तो उससे जो पैसा आएगा वो, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा हो नेट बुक वैल्यू से
एट डिस्पोजल डेट, तो सारी बात है उसमें क्या कहेंगे प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी 2000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी, बिका वो $3000 का यानी $3000 का, तो $1000 जो है वो उसका प्रॉफिट हो गया। और सेम इज सिचुएशन विद लॉस, और अगर $2000 का बिक जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अमूमन ये जो एसेट्स होते हैं वो नेट बुक वैल्यू पे एग्जैक्ट बिका नहीं करते, क्योंकि 20 साल बाद या 10 साल बाद मार्केट क्या होती है और सेकंड हैंड वैल्यू जो है क्या होती है एसिड की क्या यूज वैल्यू लगती है, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए जो है वो अमूमन या तो प्रॉफिट होता है सेल करने पर या लॉस होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रहे कि जब भी हम एसिड्स को सेल करते हैं, किसी भी एसिड को, यानी सेल से क्या मुराद है डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसके डिस्पोज ऑफ करने पर उस किसी भी एसिड को जब भी डिस्पोज ऑफ किया जाता है और वो एसिड अगर डेप्रिशिएबल एसिड है, यानी जैसे प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी, लॉरीज, ये तमाम क्या है डेप्रिशिएबल एसिड है। नॉन डेप्रिशिएबल एसिड भी होते हैं, जैसा कि लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती बल्कि वक्त के साथ साथ एप्रिशिएट होती है। तो डेप्रिशिएबल एसिड जो भी होते हैं वो वक्त के साथ साथ चूँकि अपनी वैल्यू कम करते रहते हैं, तो अमूमन वक्त के साथ साथ उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहती है। तो कोई भी जो एसिड डेप्रिशिएबल एसिड होगा, जब वो जैसे जैसे वो यूज़ हो रहा होगा उसके साथ उसके दो अकाउंट मेंटेन हो रहे होंगे। एक अकाउंट्स में दो अकाउंट कैरी होंगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो उस एसिड से रिलेटेड दो टी अकाउंट्स कैरी कर रही होंगी। एक तो उस एसिड का अपना लेजर होगा, टी अकाउंट होगा, ठीक है, जिसमें उस एसिड को जितने पे परचेज किया गया था वो अमाउंट लिखी हुई होगी। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक एसिड है वो $10,000 का परचेज किया गया था, तो लिहाजा उसके टी अकाउंट में कितनी वैल्यू लिखी हुई होगी उस एसिड की। ये बिल्डिंग है, लैंड है, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी जो भी है, उसकी मशीनरी के अकाउंट में $10,000 अमाउंट लिखी हुई होगी। और साथ साथ जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी, तो उस साथ उसका अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी एक अकाउंट चल रहा होगा। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कि हर साल जितनी उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो पिछली तमाम डेप्रिसिएशन जितनी चार्ज हो चुकी होती हैं उनके अंदर जाके मौजूदा साल की भी डेप्रिसिएशन जाकर ऐड हो जाती है। इसे हम कहते हैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और एसिड का अपना अकाउंट, दोनों अकाउंट जो है वो चल रहे होते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैरी कर रही होती हैं। दो अकाउंट होते हैं किसी भी एसेट के, उसका अपना ओरिजिनल अकाउंट जब वो परचेज किया गया था उसमें उसकी प्राइस लिखी हुई होती है, प्लस उसका कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो चार्ज होता है। भाई वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो चार्ज होता है इनकम स्टेटमेंट में, और इनकम स्टेटमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं वो टेम्प्रेरी अकाउंट होते हैं। तो हर साल उनका बैलेंस ख़त्म हो जाता है और हर साल वो राइट ऑफ हो जाते हैं और उनका बैलेंस वो क्लोज ऑफ हो जाते हैं, उनका बैलेंस ख़त्म हो जाता है और अगले साल वो दोबारा उनमें नया बैलेंस शिफ्ट होता है। तो लिहाजा वो अकाउंट हर साल चूँकि ख़त्म हो जाते हैं, तो परमानेंट अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। परमानेंट अकाउंट दो ही होते हैं, एसेट का अपना अकाउंट और नंबर 2 उसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी भी एसिड जब उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि उसका अपना एसिड का अपना अकाउंट और उसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डायरेक्ट जो है वो राइट ऑफ कर दिया जाए। राइट ऑफ का क्या मतलब है कि डायरेक्ट उसको अकाउंट को नील कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा जब भी किसी भी एसिड का डिस्पोज ऑफ होता है, यानी उसको जब डिस्पोज ऑफ किया जाता है किसी भी एसिड को, तो उसके लिए एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल अ सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड। एक अलग सेपरेट इंडिविजुअल स्टैंड अलोन एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको कहा जाता है डिस्पोजल अकाउंट। उस एसिड का डिस्पोजल अकाउंट, वो अकाउंट मेंटेन किया जाता है और उसके ज़रिए उस एसिड को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। दूसरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, पहली बात क्या थी, किसी भी एसिड के अगेंस्ट दो अकाउंट होते हैं, एक उसका अपना और एक उसका कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट, जो उसकी तमाम गुज़िश्ता सालों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैरी कर रहा होता है, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट। दूसरी बात ये कि कभी भी जब भी एसिड को डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो डिस्पोजल अकाउंट एक सेपरेट क्रिएट किया जाता है एसिड को डिस्पोज ऑफ करते वक्त, और जब एसिड डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो उसको हमेशा डिस्पोज ऑफ किया जाता है उस डिस्पोजल अकाउंट के ज़रिए। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 होता यह है कि डिस्पोजल अकाउंट जब क्रिएट किया जाता है तो उसके ज़रिए कैसे डिस्पोजल किया जाता है, एसिड को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। 3 स्टेप्स में किया जाता है।
पहले स्टेप में क्या किया जाता है कि उस एसेट की अपनी वैल्यू, उस एसेट का जो अपना अकाउंट होता है टी अकाउंट, उससे उसकी पूरी वैल्यू शिफ्ट कर दी जाती है डिस्पोजल अकाउंट में। इसी तरह स्टेप नंबर 2 पे उस एसेट की अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक डबल एंट्री के ज़रिए डिस्पोजल अकाउंट में। पहला जो था एसेट, पहला स्टेप, उसमें एसेट का अपना बैलेंस भी एक डबल एंट्री के ज़रिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डिस्पोजल अकाउंट में। इसी तरह उस एसेट की जो एसोसिएटेड अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता है, उसका सारा बैलेंस भी डबल एंट्री के ज़रिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डिस्पोजल अकाउंट में। तो गोया कि अब एसेट की अपनी प्राइस और उसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों आ गए डिस्पोजल अकाउंट में। और तीसरे स्टेप पे ये किया जाता है, उस एसेट को जब सेल किया जाता है तो जितने पैसे आते हैं वो उसमें रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं तीसरे स्टेप में। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये 3 स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है। ये देखें, ये 3 स्टेप प्रोसेस। डिस्पोजल अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा। देखें यहाँ लिखा हुआ है, डिस्पोजल टी अकाउंट इज रिक्वायर्ड व्हेन recording the disposal of non-current asset. This is an income account which reflects any profit or loss on disposal. जारी बात है, डिस्पोजल अकाउंट जो है उसके अंदर उसको क्रिएट किया जाएगा, उसके अंदर उस एसेट की कॉस्ट भी ट्रांसफ़र हो जाएगी डबल एंट्री के ज़रिए, अकाउंटेड डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफ़र हो जाएगी डबल एंट्री के ज़रिए। और जब उसको सेल किया जाएगा उस एसेट को, तो जाहिर बात है या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो वो अपनी रेजिडुअल वैल्यू से ज़्यादा पे सेल होगा या कम पे सेल होगा। तो जो भी ज़्यादा पे सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, कम पे सेल होगा तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट या लॉस जो है वो शो हो जाता है डिस्पोजल अकाउंट में। तो डिस्पोजल अकाउंट एक टी अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट, जो कि प्रॉफिट या लॉस भी शो कर रहा होता है एसेट के सेल होने के वक्त पर। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि आप क्या करेंगे, रिमूव द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट की जो अपना ज़ाती अकाउंट होगा टी अकाउंट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इसमें डिस्पोजल अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, जाहिर बात है वो जो बैलेंस होगा उस टी अकाउंट के अंदर एसेट के, एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो एसेट के जो अकाउंट में बैलेंस कैरी हो रहा होगा डेबिट, वो जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो वो वहाँ से एसेट का अपना अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। एसेट का जो अपना जाती अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड के ऊपर वैल्यू आ जाएगी और डिस्पोजल अकाउंट वाली साइड की डेबिट साइड के ऊपर वैल्यू आ जाएगी। आपको ये बात यकीन समझ नहीं आई होगी, इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। चलें, अभी हम एग्जांपल करते हैं, पहले हम ये 3 स्टेप्स देख लें। दूसरे में क्या करते हैं, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं डिस्पोजल अकाउंट में इस एंट्री के ज़रिए। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो उसकी पूरी उतनी अमाउंट से हम उसको डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। और तीसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, कैश प्रोसीड को रिकॉर्ड करेंगे। कैश प्रोसीड का क्या मतलब है कि कैश प्रोसीड को हम रिकॉर्ड करेंगे कि जितने की कैश हमें मौसूल हुआ है, जितना हमें बेचने पे कैश आया वो लिखेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश हमारे पास आया होगा सेल करने से। तो जाहिर बात है कैश जब हमारे पास आएगा तो एसेट बढ़ जाएगा, तो एसेट कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक टी अकाउंट बनाया हुआ है डिस्पोजल का, ये आप बीच में बेशक लाइन खींच लें यहाँ पर, और इसको जो है आप यूँ करके देख सकते हैं डिस्पोजल अकाउंट को। इसको बल्कि अगर आप कहते हैं तो मैं इसको यहाँ पर चेंजिंग भी कर देता हूँ। ये देखिए जी, हाँ जी, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट को एक टी अकाउंट की शेप में जाहिर किया है। अब आपको समझना ये ज़्यादा आसान हो गया होगा कि यहाँ पर देखें, जब पहली एंट्री पास हुई तो यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट का अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है जी, ये यहाँ पे आगे वैल्यू डिस्पोज उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, उस एसेट की नॉन करंट एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ आ गई, अकाउंट डिप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगी, और फिर या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल में से एक अमाउंट लिखी जाएगी, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि प्रॉफिट और लॉस एट अ टाइम दोनों हो रहे हों किसी भी एसेट को उसकी सैल्वेज वैल्यू पर या मार्केट में सेल करने पर। या तो प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, लेकिन यहाँ समझाने के लिए उन्होंने दोनों लिख दिए हैं, लॉस ऑन डिस्पोजल और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है ना, एक समझने के लिए एक हम वो करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी। देखें, हम फर्ज करते हैं
देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैकेनिज़्म होता है कैसे। देखें यहाँ पे हम एक मशीनरी का अकाउंट है, ये तो आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये मशीनरी का टी अकाउंट है, ठीक है। इसको जो है हम एक टैब दे देते हैं समझने के लिए, और ठीक है। अच्छा, ये मशीनरी का अकाउंट है। इस मशीनरी के अकाउंट के अंदर ये टी अकाउंट है, इसमें ये कैश लिखा हुआ है $10,000, ठीक है जी। यानी ये मशीनरी जो है वो परचेज़ की गई थी ऑन कैश $10,000 की। फ़िलहाल मैंने डेट का कॉलम साइड के ऊपर नहीं बनाया, फ़िलहाल चीज़ों को आसान रखा है समझने के लिए, सिर्फ कि आपको ट्रांजैक्शन जो है वो समझ में आए। अच्छा, इसी तरह जब ये एसेट चल रहा है, इस साथ साथ इसकी डेप्रिसिएशन, अकाउंट डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें हमेशा एट अ टाइम मेंटेन हो रही होती हैं, किसी भी एसेट का अपना ज़ाती अकाउंट और उसकी अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ये अकाउंट डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, इसके अंदर हम फर्ज करते हैं कि इसकी लाइफ 10 साल थी, आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक इसकी डेप्रिसिएशन टोटल चार्ज होनी थी 8,000, क्योंकि इसकी 2,000 सॉल्वेज वैल्यू थी, तो 8,000 ये चार्ज हो चुकी है पूरे 10 साल के अरसे में, ठीक है जी। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, चूँकि रेफरेंस अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है, तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूँ कि मशीनरी की अकाउंट डेप्रिसिएशन का अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो आप क्या कहेंगे? 8,000 क्रेडिट, ठीक है। अब ये एसेट होने जा रहा है डिस्पोज ऑफ, ठीक है। अब हमने इसको बेच देना है। जब हम इसको सेल करेंगे तो उसके लिए हम डिस्पोजल अकाउंट एक क्रिएट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, मशीनरी का। इसकी डेबिट साइड पे और एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम इसकी एक डबल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। डबल एंट्री को पास करके, ये देखें डबल एंट्रीज यहाँ पे शो हो गई हैं, वही डबल एंट्री जो भी किताब में मैंने आपको पढ़ाई थी। ये जो डबल एंट्री है, इसके ज़रिए हम मशीनरी का जो बैलेंस है 10,000 वो यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है जी। मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये कैसे होगा काम, ठीक है। ये देखें, ये 10,000 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरह इस डबल एंट्री के ज़रिए ये जो 8,000 का बैलेंस है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा ये देखते हैं हम, ठीक है। वो ऐसे आएगा कि देखें, ये डबल एंट्री है, डिस्पोजल अकाउंट मशीनरी डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अगर मैं इस मशीनरी अकाउंट में 10,000 डेबिट का बैलेंस शो हो रहा है, अगर इतनी ही अमाउंट से इसे क्रेडिट कर दूँ तो ये मशीनरी का अकाउंट नील हो जाएगा, यानी बैलेंस ऑफ हो जाएगा। और ये जो है, और दूसरी तरफ इसको अगर मैं क्रेडिट कर दूंगा तो यही बैलेंस जो है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। देखें, ये मैं डबल एंट्री पास की, अब मैं पोस्टिंग करता हूँ लेजर्स में। ये डबल एंट्री के पास की है, इस एंट्री को पोस्ट करता हूँ लेजर्स में, रिस्पेक्टिव लेजर्स में। डिस्पोजल अकाउंट मशीनरी का हो गया डेबिट। देखें, डिस्पोजल अकाउंट की इधर वाली साइड के ऊपर मैंने 10,000 लिख दिया, पोस्ट कर दिया डेबिट आस्पेक्ट, इस डबल एंट्री का 10,000 यहाँ पे आ गया, और उसका रेफरेंस अकाउंट लिख दिया मशीनरी अकाउंट। चलो मैं लिख देता हूँ मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है क्रेडिट का? मशीनरी अकाउंट हो रहा है 10,000 से क्रेडिट, तो देखें मशीनरी अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 10,000 से क्रेडिट। लेकिन ये किसके ज़रिए होगा? ये हो रहा है डिस्पोजल अकाउंट। इसका रेफरेंस अकाउंट क्या लिखा जाएगा? डिस्पोजल अकाउंट मशीनरी, ठीक है जी। या अगर मशीनरी ना भी लिखें आप, तो सिर्फ अगर आप लिख दें डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी आपने लिख देना है, लेकिन मैं जो है ना सिर्फ आपको उससे बचने के लिए, जगह नहीं है हमारे पास, तो इसलिए जो है उससे बचने के लिए यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ कितना, 10,000, ठीक है जी। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने लिख दिया, ये देखें डिस्पोजल अकाउंट 10,000 मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये डबल एंट्री, इसके दोनों एस्पेक्ट पोस्ट हो गए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 10,000 की वैल्यू है, ठीक है। ये और ये साइड बराबर हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ चूँकि बराबर हैं, तो लिहाजा ये टी अकाउंट बैलेंस ऑफ हो जाएगा बड़े आसानी से। वो कैसे? अगर मैं इन दोनों के नीचे डबल लाइन लगा दूँ, ठीक है। अगर आप इसको डबल लाइन लगा दें तो देखें ये भी हो गया, और इसी तरह आपने इसको भी डबल लाइन लगा दी, तो ये देखिएगा कि ये देखें ये तरह से बैलेंस ऑफ हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो अकाउंट डेप्रिसिएशन का अकाउंट का बैलेंस कितना है? 8,000।
$8,000 को यहाँ पे लाने के लिए मैं डबल एंट्री पास कर रहा हूँ, जिससे अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी क्लोज हो जाए, ठीक है, और इसका बैलेंस भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए डिस्पोजल अकाउंट में। देखें तो ये डबल एंट्री पास होगी। 8,000 के ही अकाउंट से अगर मैं अमाउंट से अगर मैं यहाँ पर डेबिट कर दूंगा तो क्या होगा फ़ायदा कि अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बैलेंस ऑफ हो जाएगा। देखें अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया यहाँ पे 8,000, और यहाँ पर दूसरी तरफ डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया ताकि ये अमाउंट जो है यहाँ पे शो हो सके इस क्रेडिट साइड पर, डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, ठीक है। देखें डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, कितना 8,000, ठीक है जी, 8,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे आ गया, और उसका दूसरा एस्पेक्ट जो है अकाउंट डेप्रिसिएशन का डेबिट साइड यहाँ पे आ गया, डेबिट एस्पेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। देख लें जी, सॉरी डेबिट एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे चला गया, इसका रेफरेंस अकाउंट यहाँ लिख दिया, और क्रेडिट जो एंट्री थी वो हमने यहाँ लिख दी, और उसका रेफरेंस अकाउंट यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये होगा इस डबल एंट्री की भी दोनों पोस्टिंग हो गई, ये अकाउंट भी इसी तरह, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको भी हम नीचे डबल लाइन लगाकर इनको भी हम क्या करेंगे, इनको भी हम इस अकाउंट को भी हम बैलेंस ऑफ कर देंगे, ठीक है, इसको भी हमने बैलेंस ऑफ कर दिया, एक तरीके से क्लोज हो गया अकाउंट, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ बचा डिस्पोजल अकाउंट मशीनरी का। अब मशीनरी का जो डिस्पोजल अकाउंट है, अब देखें इसके अंदर मशीनरी के दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई। इस डिस्पोजल अकाउंट ने बेसिकली कैरी कर लिया है मशीनरी के दोनों अकाउंट के बैलेंसेस को, मशीनरी के अपने अकाउंट का बैलेंस को भी जो कि 10,000 था, और मशीनरी के 8,000 अकाउंट अमाउंट को भी कि जो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन जितनी चार्ज हो चुकी थी, जिसको हमने नाम किया दिया अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अच्छा, अब सॉल्वेज वैल्यू कितनी बनती है इसकी 2,000, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में 2,000 का सेल हो जाएगा, जो कि ये 2,000 का नहीं होना, ठीक है, या तो 2,000 से ऊपर का सेल होगा या $2,000 से कम का सेल होगा, ठीक है। अगर ये $2,000 से ज़्यादा का सेल होगा, $3,000 का फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली कंपनी को क्या होगा, $1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। देखें एक बात याद रखनी है कि कंपनी अगर तो ये एसेट अपनी सॉल्वेज वैल्यू से ज़्यादा पे सेल हो या कम पे सेल हो, तो इसकी दो एंट्रियाँ पास होंगी, डबल एंट्री पास होगी, दो एंट्रीज पास होंगी, दो जनरल एंट्रीज पास होंगी। ग्रीन से मुराद है कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, देखें डबल एंट्री इन केस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, और डबल एंट्री इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, ठीक है। अब अगर कंपनी जो है इसको सेल करती है और इसको प्रॉफिट हो जाता है, तो जाहिर बात है मार्केट में जाएगी, कंपनी ने सेल किया, $3,000 का सेल हुआ, तो ठीक है 3,000 का कैश आ गया, और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा $3,000 से, ठीक है। देखें $3,000 से इसको क्या किया जाएगा, देखें जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे ये कैश की एवज सेल होता है, ठीक है, और कैश यहाँ पर आता है, और कैश का मतलब होता है कि भाई कितने $2,000 का सेल होता है, ठीक है जी, सॉरी $3,000 का सेल होता है। तो देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ इस डबल एंट्री को पोस्ट किया है, ये ऑस्पेक्ट, ये जो बैलेंस है ये तो कैश के लेजर में चला जाएगा, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। कैश वाली साइड पे कैश का जो लेजर होगा वहाँ पे जाके हम लिख देंगे डिस्पोजल अकाउंट, रेफरेंस अकाउंट लिख देंगे, और वहाँ पे डेबिट वाली साइड के ऊपर कैश के लेजर में लिख दिया जाएगा 3,000 रुपये आ गए। हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम फिलहाल डिस्पोजल अकाउंट में जो है वो पोस्टिंग कर रहे हैं। डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हमने लिख दिया 3,000, ठीक है जी, और रेफरेंस अकाउंट क्या लिख दिया कैश, ठीक है। अब देखें डिस्पोजल अकाउंट को अगर मैं क्लोज़ करना चाहूँ तो क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज़ करने के लिए दोनों साइड्स बराबर होना ज़रूरी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है $10,000 और इसमें क्या है $11,000, दोनों साइड्स तो बराबर नहीं है। अब इनको बराबर करना है, बराबर कैसे करेंगे, बराबर होगा वो इस दूसरी एंट्री के ज़रिए। देखें बराबर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कैश जो है वो $1,000 ज़्यादा का है, कंपनी को 1,000 रुपये, कंपनी ने 1,000 रुपये ज़्यादा पे सेल किया है एज़ कम्पेयर टू इट्स सॉल्वेज वैल्यू।
तो गोया कि ये सेल हुआ है 3,000 का, तो इसमें 1,000 रुपये प्रॉफिट भी शामिल है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है हमने। ठीक है, उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए ये डबल एंट्री चार्ज, ये सॉरी पास की जाती है। डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है एक्सेसिव अमाउंट से, प्रॉफिट के अमाउंट से। ठीक है, और प्रॉफिट को जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। आपको पता है प्रॉफिट का तो बैलेंस होता भी क्रेडिट ही है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल का मतलब ये है कि डिस्पोज ऑफ करने पर जितना प्रॉफिट हुआ, तो ये 1,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा, 1,000 से ये डेबिट हो जाएगा। हम सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट वाला ऑस्पेक्ट जो है वो पोस्ट करते हैं यहाँ पे। डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर हम आके लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन, ये डिस्पोजल अकाउंट पर डेबिट वाली साइड पे हम 1,000 की एंट्री लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। ठीक है, कितना, ये 1,000, ये 1,000। तो अब देखें, अब ये बराबर हो गई। अब देखें अगर आप इसको जो है बैलेंस करें तो कितना आता है इसका बैलेंस, और इसको बैलेंस करें तो टोटल कितना आता है नीचे। ठीक है, तो वो आता है 11,000। ठीक है जी, कितना आता है बैलेंस इसका, 11,000। ठीक है जी, और इसके नीचे भी बैलेंस अगर आप करें तो कितना आता है, वो भी आता है 11,000। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये इस तरह ये डिस्पोजल अकाउंट भी बैलेंस हो गया, प्रॉफिट वाली जगह पे चला गया, और एसिड का जो है अपने अकाउंट्स, मशीनरी और अकाउंट डिप्रिसिएशन, वो भी दोनों क्लोज हो गए, और इस तरह ये अकाउंट भी नील हो गया। हम फर्ज करते हैं ये तो एक सिचुएशन थी, प्रॉफिट की आपको समझ में आ गई। डिस्पोजल अकाउंट भी एक टेम्प्रेरी अकाउंट होता है जो आर्जी तौर पर क्रिएट किया जाता है किसी भी नॉन करेंट एसिड को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। जब वो एसिड डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो उसकी अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में एंट्रियाँ पास करके उसको भी राइट ऑफ कर दिया जाता है, उस अकाउंट को भी। तो देखें हमने यहाँ पे यही काम किया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास ये 2,000 का ही सेल हो जाता, देखें फिर तो कोई मसला नहीं था। ये एसिड 2,000 का सेल होता है, यहाँ 3,000 के बजाय क्या लिखा हुआ जाता, 2,000 रुपीज़। 2,000 यहाँ लिखा हुआ जाता, तो ये 10,000 यहाँ पे भी लिख लेते थे, और 10,000 यहीं का, ये 10,000 यूं का यूं ही यहाँ पे आ जाता। ये ज़रूरत ही ना होती यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस लिखने की। ठीक है, ये सिंपल। अच्छा, अब हम एक सिनेरियो और अज्यूम करते हैं कि अगर ये लॉस होता है। लॉस का क्या मतलब है कि अगर ये सेल होता 1,500 का, अभी 3,000 का सेल नहीं हो रहा, अब ये सेल होता है कितने का, 1,500 का। ठीक है जी, 1,500 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब प्रॉफिट तो नहीं हुआ, तो गोया कि ये लाइन तो ख़त्म हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये लाइन ख़त्म हुई तो जारी बात है इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात ये है कि हाँ जी, अब इधर आ जाए डबल एंट्री पे। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट पे क्रेडिट वाली साइड के ऊपर हम यहाँ पे लेकर आ गए 1,500, रेफरेंस अकाउंट हमने लिख दिया कैश। ठीक है, अब बात यह है कि इसको जो है इसको भी हम मिटा देते हैं यहाँ से, और इसके नीचे भी अंडरलाइन ख़त्म कर देते हैं। देखें जी, अब यहाँ पे मतलब यह है कि 10,000 यहाँ पर है और यहाँ पे 9,500 है। 50 का यहाँ पे $50 यहाँ पे कम, सॉरी $500 यहाँ पे कम है। तो $500 यहाँ पे कम किस चीज़ के हैं, ये बेसिकली उस लॉस के हैं जो यहाँ पे से मिसिंग है। क्योंकि देखें 2,000 सॉलिड वैल्यू थी, $1,500 का बिका, तो $500 का लॉस हुआ है कंपनी को, लॉस ऑन डिस्पोजल, तो वो रिकॉर्ड करेंगे। ये डबल एंट्री जो दूसरी है ये बेसिकली इस डिफरेंस को कवर अप करेगी। देखिए यहाँ पे हम करते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे वो अमाउंट 500 और इसका रेफरेंस लिखेंगे क्या, लॉस ऑन डिस्पोजल। और लॉस जो है वो चूँकि इनकम स्टेटमेंट में जाता है एज एक्सपेंस चार्ज होता है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी एंट्री करेंगे। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली साइड पर लिखेंगे कितना, 500 लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी, कितना जी, 500। ठीक है जी, तो ये देखें जी 500 यहाँ हमने लिख दिया, और यहाँ पर हमने इसको यहाँ करके हम टोटल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब हम टोटल करेंगे तो अब कितना आ गया,
8,000 और 2,000 टोटल कितना हो गया, ये 10,000। ठीक है जी, ये 10,000 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो देखिए यहाँ हमने इसे डबल लाइन लगा के नील कर दिया, और यहाँ पे यूं ही का यूं ही नीचे आ जाएगा इसी के सीध में बिल्कुल, यहाँ पर 10,000। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमने इसको डबल लाइन लगा दी। ठीक है, और इस तरह जो है ये लॉस एंड डिस्पोजल भी यहाँ पर शो हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह ये लॉस एंड डिस्पोजल 500 यहाँ पे हमने इस डबल एंट्री के ज़रिए सेट कर दिया। तो इस तरह ये डिस्पोजल अकाउंट भी ख़त्म हो गया। लॉस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा एज एक्सपेंस, और कैश जो है वो हमारे पास अपने अकाउंट में चला जाएगा। अकाउंट डिप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं इसके, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ कर दिया हमने, और डिस्पोजल अकाउंट भी बैलेंस ऑफ हो जाएगा। इस तरह ये एक किसी भी एसेट की डिस्पोजल अकर होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि किसी भी एक एसेट की डिस्पोजल जो है वो कैसे की जाती है, वो हमने यहाँ पे देखा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ज़रा समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। एक पर्सी एक फ़र्द है कि जो लैंडस्केप गार्डनिंग का बिज़नेस करता है। 1 फरवरी को 2002 को उसने परचेज़ किया एक लॉन मोवर मशीन थी, जो ऊपर लॉन के अंदर उसमें यानी बैठ के उसके अंदर, और उसको गालिबन घास काटने वाली थी या पता नहीं उस पर वैसे ही सैर सपाटे करने वाली थी। तो बहरहाल उसकी कॉस्ट थी $3,000। ही depreciates इट एट 10% स्ट्रेट लाइन ऑन अ मंथली बेसिस। ये प्रोराटा बेसिस के ऊपर उसे स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत 10% के हिसाब से चार्ज करता है डेप्रिसिएशन। कुछ साल बाद उसने फैसला किया कि उसको रिप्लेस कर ले एक उस मशीन से कि जो इनक्लोज केबन, जो केबन जिसमें केबन लगा हुआ होता है, जब ड्राइवर बैठा होता है तो वो केबन के अंदर आ जाता है, ताकि जब बारिश वारिश हो तो वो भीगे ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ही सेज द लॉन मूवर टू एन ओल्ड फ्रेंड, उसने अपने एक ओल्ड फ्रेंड को वो सेल कर दी। एलन नाम था उसका, कितने का, $2,000 की। कब भला, 31 जुलाई 2005 को। हाउ मच इस चार्ज, अच्छा अब देखें, 31 जुलाई 2005 को उसने वो मशीन सेल कर दी, कितने की, $2,000 की। हाउ मच इज चार्ज टू पर्सी इनकम स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसिड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2005। अच्छा, इसका जवाब ऐसे दिया हुआ है पीछे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 में। मैं आपको पहले सवाल का जवाब समझा देता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप लोगों ने और ख्याल ये करना है कि आप लोगों ने ये देखना है कि रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड ये है कि 31 दिसंबर 2005 को 31 दिसंबर 2005 यानी 2005 की दिसंबर की जो इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर उस एसिड, इसी एसिड की मद में इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितनी अमाउंट चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो देखें, पहली बात तो ये कि यहाँ पे दो बातें याद रखने की होती हैं, अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं। पहली बात तो याद रखनी है आपने कि जब एसिड डिस्पोज ऑफ हो रहा होता है तो जाहिर बात है डिस्पोज ऑफ होने पे अमूमन या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो प्रॉफिट या लॉस दोनों कहाँ किसके आइटम है, इनकम स्टेटमेंट के आइटम है। तो इनकम स्टेटमेंट में अगर एसिड डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो वो या तो प्रॉफिट चार्ज हो रहा होगा इनकम स्टेटमेंट में, या लॉस चार्ज हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। एक ये बात। दूसरी बात ये कि एसिड अगर उसी साल डिस्पोज ऑफ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है 31 दिसंबर 2005 की इनकम स्टेटमेंट में बताएं, और बताया हुआ है कि 31 जुलाई 2005, यानी 2005 को ही एसिड डिस्पोज ऑफ भी हो रहा है, और 2005 को ही की ही इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट पूछी जा रही है कितनी जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की, वो अगर उसी साल, जिस साल की इनकम स्टेटमेंट के मुतालिक पूछा गया हो कि अमाउंट कितनी चार्ज होगी, उसी साल अगर एसिड भी डिस्पोज ऑफ हो रहा हो तो उस साल की भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर उस एसिड की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया जा रहा होगा। क्योंकि देखिए मंथली बेसिस है, तो 2005 की भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31 जुलाई तक, जनवरी से जुलाई तक। तो जनवरी से जुलाई तक की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस, और प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट भी जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। ये कैसे करनी है ये हम देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने ना यहाँ पर उसका सोल्यूशन खोल लिया, वो इसी किताब के आखिर में दिया हुआ है। पहली बात तो ये कि अगर आप उस सवाल को सामने रखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस सवाल के अंदर जो दिया हुआ था 3,000 की परचेज़ की थी, तो जब डिस्पोज ऑफ किया जाएगा 2005 में, तो उसको जो है वो डिस्पोजल अकाउंट में वो डबल एंट्री के ज़रिए अमाउंट चार्ज कर दी जाएगी 3,000।
और अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो टोटल बैलेंस है 1050 वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वो भी डिस्पोजल अकाउंट में जैसे हमने किया था। लेकिन आपको पहले अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2002 में परचेज़ किया गया था, ठीक है, तो 2002 में फरवरी में परचेज़ किया था, तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक की 11 माह की डेप्रिसिएशन वो बनती है, ठीक है, वो 275 आ गई। 2003 और 2004 में पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और 2005 में जुलाई तक यानी 7 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 175। तो 275, 300, 300, 175 इसको जमा करें टोटल कितना बनता है 1050। तो अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है 1050 वो ट्रांसफ़र होगा डिस्पोजल अकाउंट में इस डबल एंट्री के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें वो डिस्पोजल अकाउंट आ गया, ये टी अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे जो है उसको फिक्सचर एंड फिटिंग कॉस्ट नाम दे दिया गया उसको ना, लॉन मोवर मशीन को आप लॉन मोवर मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। $3000 जो है वो उसकी यहाँ पे आ गई, 1050 यहाँ पे आ गई। उसकी अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू उसी डबल एंट्री के ज़रिए कितने का बिका था, $2000 का बिका था। तो जाहिर बात है जो $2000 का बिका था तो उसको जो है वो 50 डॉलर जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, तो वही प्रॉफिट यहाँ लिख दिया और इस तरह इसको बैलेंस कर दिया। तो इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी, देखें पहली बात तो ये प्रॉफिट हुआ है 2005 में, तो ये $50 ये प्लस उस साल 2005 की डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी थी 2005 की वो थी 175, तो 175 ये, तो 175 एज अ डेबिट एक्सपेंस चार्ज होगा, एज अ डेबिट यानी एक्सपेंस चार्ज होगा, और $50 जो है वो प्रॉफिट चार्ज होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 2005 की इनकम स्टेटमेंट के अंदर नेट डेप्रिसिएशन अमाउंट $125 की चार्ज की जाएगी, ठीक है। ये अलग अलग भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो बहरहाल नेट अमाउंट जो है वो डेबिट की चार्ज होगी, डेबिट अमाउंट नेट डेबिट अमाउंट चार्ज होगी $125 की, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 175 का और डिस्पोजल जो है वो 50 का, ठीक है। तो ये आपको सवाल उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हम वापस वहीं चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। ये डिस्पोजल का हमने देखा, और इसके बाद जो है वो डिस्पोजल थ्रू पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट, और इससे लेकर आखिर तक सारा आप छोड़ दीजिएगा, इस सिलेबस में शामिल नहीं है। यहीं तक आपने बस प्रैक्टिस करनी है। इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इस किताब के पीछे भी देख सकते हैं, टेस्ट यूनिट उसमें दिए हुए हैं। उसके अलावा जो है वो जो मैंने आपको अलग से किताबें दी हुई हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवालात और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल तक के लिए इतना काफ़ी है। डिस्पोजल आपने अच्छी तरीके से करना है, तो ये चैप्टर हमारा स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।